जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले भाग में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर विच इज़ नन अदर दैन द अमाउंट ऑफ वर्क डन। साथ ही हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। In first law, we learn about the total amount of work done on system is equal to the amount of heat. In second law, we learn about the total amount of work done is partially distributed to the change in internal energy of system. Zeroth law, which comes after first and second law of thermodynamics. In zeroth law, we learn about that the temperature variable always flow from high temperature to the low temperature until it gets the equilibrium to the outer surrounding. बच्चों, साथ ही हमने पढ़ा था मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन में Cp minus Cv is equal to R, which is constant. Cp is always greater than Cr, where Cp represent molar specific heat when the pressure is constant, and Cv is molar specific heat when the volume is constant. बच्चों, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि Cp तथा Cv का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंडेंट है और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में लर्न करते हैं। थर्मोडायनामिक्स टोटली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंडेंट है, जो कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था। बच्चों, साथ ही हमने कल पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस तथा एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तथा एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, जिसमें हम अपने सिस्टम को आउटर सराउंडिंग से अलग रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं। बच्चों, साथ ही हमने कल पढ़ा था वर्क डन। यदि किसी सिस्टम में 1 मोलर गैस हम ले रहे हैं और उसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तब गैस पर वर्क डन हो रहा है। दैट टाइम वर्क डन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब गैस इन एक्सपेंशन, वर्क डन बाय गैस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इन कंप्रेशन, वर्क डन ऑन गैस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यदि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तब वर्क डन नेगेटिव होगा, यदि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं हीट इंजन। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने लिया है सोर्स जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है तथा Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक के द्वारा ली जा रही है। यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू वर्क डन हमें प्राप्त हो रहा है Q1 माइनस Q2। रेफ्रिजरेटर में यही प्रोसीजर रिवर्सिबल होगी, जिसमें सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली जा रही है तथा Q1 अमाउंट ऑफ हीट T1 को दी जा रही है। यहाँ पर वर्क डन Q1 माइनस Q2 होगा, जो कि गैस पर किया जा रहा है। बच्चों, आइए अब समझते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर हमने एक व्हील लिया है और एक पिस्टन लिया है। यहाँ पर सिलेंडर में गैस है। जब सिस्टम में एक्सपेंशन होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम में कंप्रेशन होगा और गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब वर्क डन अपना नेगेटिव होगा। बच्चों, यहाँ पर हीट इंजन की एफिशिएंसी को हम ईटा से व्यक्त करते हैं, जिसका मान होता है वर्क डन डिवाइड बाय Q1। Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर W का मान है Q1 माइनस Q2। सोर्स द्वारा ली गई ऊष्मा तथा सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा के डिफरेंस को हम वर्क डन बोल रहे हैं। यहाँ पर शुरू में प्रोवाइडेड ऊष्मा है Q1। इस प्रकार ईटा का मान डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर
इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के एफिशिएंसी को व्यक्त करने के लिए हम बीटा यूज़ कर रहे हैं। बीटा का मान होता है Q2 डिवाइड बाय वर्क डन, Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2, और वी कैन से T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। बच्चों, यहाँ पर ईटा तथा बीटा में रिलेशन पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार व्यक्त किया जा रहा है। हीट इंजन। Heat engine is a cyclic process in which heat is continuously converted into mechanical work. A heat engine has the following three main parts: source of heat, sink of heat, and working substance. Working: the ratio of useful work obtained by the engine in one cycle to the heat absorbed Q1 from the source is called the efficiency of engine, which is equal to work done divided by heat input Q1. Refrigerator. Refrigerator is a device which absorbs heat from a cold body and rejects heat at the hot body when some work is done on it by an external source of energy. Here, working substance is liquid ammonia and freon. बच्चों, आइए अब देखते हैं साइक्लिक प्रोसीजर। साइक्लिक प्रोसीजर contain some steps. Steps, it may be contain 2 steps, 3 steps or 4 steps, but at the end we will get the same starting point. In this graph, you can see easily here is one point and second point, A to B and the B to A. So it is reversible procedure. बच्चों ध्यान से देखिए, साइक्लिक प्रोसीजर में हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तब हम 1 मोलर गैस लेते हैं वॉल्यूम के लिए, जिसमें हम वॉल्यूम तथा प्रेशर के मध्य ग्राफ बनाते हैं। इसमें 2 स्टेप हैं। साइक्लिक प्रोसीजर में और भी स्टेप्स हो सकती हैं। बच्चों, ग्राफ डिपेंड करता है हीट इंजन पर, उसके वर्किंग सब्सटेंस पर और उसके मैकेनिक पर। यहाँ पर हमने ग्राफ लिया है, यह भी साइक्लिक प्रोसीजर है। इसमें हमें 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, A to B, B to C एंड C to D। बच्चों, यह भी एक साइक्लिक प्रोसीजर है। इसमें 3 स्टेजेस हैं, A to B, B to C एंड C to A। सो साइक्लिक प्रोसीजर में स्टेज फर्स्ट पुनः हमें प्राप्त होती है साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन अ सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स comes back to its initial state, the process is called the cyclic process. बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है गैस का तथा कंप्रेशन होता है। जस्ट अभी हमने समझा कि एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा और कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। ये हमेशा आइसोथर्मल तथा एडियाबेटिक प्रोसेस को लेंगे। आइए बच्चों, अब देखते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट ने एक इंजन की अभिकल्पना की, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें एफिशिएंसी 100% है, जिसका अर्थ है, इन्होंने बताया द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच वी आर डूइंग ऑन दिस इंजन इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट। दैट मीन्स इसमें हीट का लॉस नहीं हो रहा है। जो उन्होंने इंजन बनाया यह प्रैक्टिकल रूप में संभव नहीं है, प्रायोगिक रूप में यह संभव नहीं है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है। उन्होंने जो इंजन की अभिकल्पना करी उसमें उन्होंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिए तथा 4 पार्ट्स लिए। पहले पार्ट में उन्होंने आइडियल गैस एक सब्सटेंस के रूप में लिया। बच्चों, यहाँ पर इस कंटेनर में यह इंसुलेटिंग है तथा यह भाग कंडक्टिंग है। उसी तरीके से सेकंड पार्ट उन्होंने लिया सोर्स, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है, T1 के। T1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर एज़ कंपेयर टू T2। बच्चों, यहाँ पर
प्रथम स्टेज में आइडियल गैस के सिलेंडर को सोर्स पर रखा जाता है। यहाँ से कंडक्टिंग के थ्रू Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स द्वारा आइडियल गैस को दी जाती है, जिससे आइडियल गैस में एक्सपेंशन होता है। बच्चों, फर्स्ट प्रोसीजर आपका हमें प्राप्त हो रहा है ए पॉइंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें सपोज फर्स्ट स्टेज पर सिलेंडर में प्रेशर P1 तथा वॉल्यूम V1 है। यदि फर्स्ट स्टेज में एक्सपेंशन होता है, सपोज इस तरीके से हमारा कर्व जा रहा है। स्टार्टिंग में आइडियल गैस कंटेनर का टेम्परेचर T1 है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल है, जिसमें तापमान नियत है। बच्चों, एक्सपेंशन के समय पर वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा, जिससे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर ए बिंदु से बी बिंदु तक ताप नियत है। इसी वजह से हम प्रथम स्टेप को आइसोथर्मल एक्सपेंशन समतापीय प्रसार कह रहे हैं। समतापीय प्रसार। बच्चों, सेकेंड स्टेप समतापीय प्रक्रम, यह प्रथम स्टेप है, जिसमें ए बी वक्र ग्राफ में हमें पीवी के मध्य प्राप्त होता है। पी प्रेशर दाब है, वी वॉल्यूम आयतन है, जो कि हम गैस के लिए ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आइडियल गैस के कंटेनर को सोर्स पर रखते हैं, जिससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट आइडियल गैस में जाती है, जिसमें इसमें एक्सपेंशन यानी प्रसार होता है और वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है। बच्चों, सेकेंड स्टेप में आइडियल गैस कंटेनर को हम इंसुलेटर पर रखते हैं। जब हम इंसुलेटर पर रखते हैं, तब हमारे आइडियल गैस कंटेनर का आउटर सराउंडिंग वॉल सैंड, ये वाला पोर्शन आपका इंसुलेटिंग है, और इंसुलेटर पर रखने पर इसमें एडियाबैटिक प्रोसीजर लग जाता है और यह आउटर सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाता है, जिससे इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। हीट का आदान प्रदान बाहर के वातावरण से इस स्टेप में बंद हो जाता है, जिस वजह से हम इस सेकेंड स्टेप को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। बच्चों, परंतु प्रथम स्टेप में यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा था, जो कि एकदम से बंद नहीं होता है। इस वजह से पिस्टन इसमें अभी भी ऊपर की तरफ गति कर रहा है। इसका अर्थ है सेकेंड स्टेप में भी एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का अर्थ है वॉल्यूम का इंक्रीमेंट। यहाँ वॉल्यूम V1 से V2 तक गया था, यहाँ B से लेकर C पॉइंट तक हम ले रहे हैं P3 V3। वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, जिसका अर्थ है कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। यहाँ ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप को हम बोल रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बच्चों, एडियाबैटिक शब्द का अर्थ होता है रुद्रोष्म प्रक्रम। एक्सपेंशन शब्द का अर्थ होता है प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, जिसमें हीट आपकी कांस्टेंट रहेगी, परंतु एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है, ध्यान दीजिए, यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, जिससे टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ होगा। सपोज़ टेम्परेचर यहाँ पर T1K से घटकर T2K पर आ जाता है। यदि टेम्परेचर घटता है बच्चों, तो ध्यान दीजिए उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड स्टेप में, जब हम गैस के सिलेंडर को इंसुलेटर पर रखते हैं, तब हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है और इंटरनल एनर्जी हमारी तापमान घटने की वजह से डिक्रीज़ हो रही है। यह बात आप बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रथम स्टेप में टेम्परेचर कांस्टेंट था, उस टाइम पर हम कह रहे हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है।
यदि तापमान समान रहेगा आइसोथर्मल प्रोसीजर में तब हमारी इंटरनल एनर्जी ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, परंतु यदि रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तब या तो घटेगी या बढ़ेगी, परंतु यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी और तापमान हमारा घटेगा T1 से T2 के, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की कम हो जाएगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में। यह कंटेनर में इंसुलेटर के बाद हम इसे सिंक पर रखेंगे। बच्चों सिंक का तापमान T2 के ऑलरेडी है। सेकेंड स्टेप में हमको आइडियल गैस का तापमान हमारा T1 से कम होकर T2 के पहुंच चुका है। और थर्ड स्टेप में जब हम अपने आइडियल गैस कंटेनर को सिंक पर रखते हैं तो ध्यान दीजिए यह पोर्शन आपका कंडक्टिंग है, जिस वजह से इससे तापमान इसमें जाएगा। यह हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, सपोज़ यह Q2 है। बच्चों यहाँ पर चूँकि सेकेंड स्टेप में T2 के तापमान हो चुका है और यहाँ भी T2 के है, तब हम इसे तीसरे स्टेप को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में तापमान नियत रहता है। आइए अब देखते हैं PV ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन। बच्चों ध्यान दीजिए, यह ग्राफ मैंने इस तरह से इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, परंतु तीसरे स्टेप में क्योंकि Q2 अमाउंट ऑफ हीट आइडियल गैस सिलेंडर से सिंक के अंदर जा रही है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम यहाँ पर गैस पर कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ पर गैस पर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और प्रेशर अंदर जा रहा है, जिस वजह से Q2 अमाउंट ऑफ हीट आइडियल गैस से सिंक में जा रही है। बच्चों ध्यान दीजिए इस बात को, इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। जब डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तब चूँकि ये यहाँ पर समतापीय प्रक्रम है, इस वजह से तापमान नियत है और हमारी इंटरनल एनर्जी भी नियत रहेगी। बच्चों यहाँ पर तीसरे स्टेप में आप देखिए, थर्ड स्टेप क्योंकि हमारी आइसोथर्मल जा रही है, समतापीय जा रही है, जिसमें तापमान नियत है, इस वजह से आइसोथर्मल, साथ ही साथ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्रेशन। बच्चों कंप्रेशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थर्ड स्टेप में कार्नोट इंजन पर हम पिस्टन के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, जिसका अर्थ है वॉल्यूम के लिए हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा और हमें अगला पॉइंट प्राप्त होगा D, जिस पर हमने P4 V4 इस तरीके से दाब तथा वॉल्यूम लिया है। बच्चों कंप्रेशन हो रहा है, जिसका अर्थ है कि वर्क डन हमारा यहाँ पर नेगेटिव होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर समतापीय प्रक्रम है जिसमें तापमान हमारा कांस्टेंट है, जिसका अर्थ है कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। आइए अब चौथा स्टेप देखते हैं, जहाँ पर हम अंतिम चरण में आइडियल गैस कंटेनर को सिंक से हटाकर पुनः इंसुलेटर के ऊपर रख रहे हैं। आप देख सकते हैं आइडियल गैस के कंटेनर में वॉल्स तथा अपना रूफ इंसुलेटेड है तथा फ्लोर इंसुलेटेड नहीं है। जब हम फ्लोर को भी कवर कर देते हैं तो ये आउटर सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आउटर सराउंडिंग से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। बच्चों अंतिम स्टेप हमारा होगा एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम, परंतु यहाँ पर भी हम गैस पर कार्य कर रहे हैं, अतः कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का अर्थ है आयतन कम होना। जब आयतन कम होगा तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा। बच्चों जब डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ हीट हमारी कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए ये कंप्रेशन है, यहाँ पर हमारी हीट कांस्टेंट रहेगी बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ होगा, डेंसिटी हमारी इंक्रीज़ होगी, जिस वजह से टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज़ होगा। एंड
इस पॉइंट पर हम यहाँ पर साइक्लिक प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं 4th पॉइंट पर, और हम ए पॉइंट पर दोबारा आ रहे हैं। T2K से हमारा टेम्परेचर पुनः इंक्रीज़ होकर T1K हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है T2 से। बच्चों, यहाँ पर हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज़ हो रहा है, इसे हम साइक्लिक प्रोसीजर बोल रहे हैं। यह हमारे कार्नोट इंजन का ग्राफ है। बच्चों, ध्यान दीजिए, यदि रेफ्रिजरेटर के लिए पीवी ग्राफ आता है तब हम इसमें A to B के स्थान पर A to D लेंगे, देन D to C लेंगे, देन C to B, देन B to A लेंगे। वह भी साइक्लिक प्रोसीजर है। उसमें प्रथम स्टेप हमारी रहेगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबेटिक कंप्रेशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ध्यान दीजिए, जब हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तब हमारा कंप्रेशन होगा, जब हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पर ग्राफ में तब हमारा एक्सपेंशन होगा। उम्मीद है आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आई है। आइए अब देखते हैं इस कार्य में कुल किया गया वर्क डन। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कुल किया गया कार्य। कार्नोट इंजन में उन्होंने बोला कि यहाँ पर एफिशिएंसी 100% होती है। देखिए, यहाँ पर किया गया कुल कार्य, इसमें 4 स्टेप थे। चारों स्टेप्स के वर्क डन को हमको ऐड करना है। यहाँ पर प्रथम वर्क डन पॉजिटिव, सेकंड भी पॉजिटिव था क्योंकि एक्सपेंशन था, थर्ड यहाँ पर नेगेटिव था, फोर्थ भी नेगेटिव था क्योंकि कंप्रेशन था। बच्चों, यहाँ पर हम वर्क डन की वैल्यू रख देंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं तथा वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान रख देते हैं। W2 तथा W4 का मान समान है, जिस वजह से यहाँ पर प्लस साइन है और माइनस साइन आ रहा है, जिस वजह से यह कैंसिल हो रहा है। RT1 log V2 बाई V1, यहाँ माइनस में RT2 log V3 बाई V4 हमें ज्ञात हो रहा है। बच्चों, ग्राफ के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं दैट द रेशियो ऑफ V3 बाई V4 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ V2 बाई V1। यहाँ पर हम लॉगरिथम LCM लेंगे तथा लॉगरिथम का रूल लगाएंगे। R कॉमन ले लीजिए बच्चों, T2 बाई T1 हमें फाइंड आउट होगा। यह रेशियो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ हमारी सेम हैं। हमें फाइंड आउट हो रहा है 1 माइनस T2 बाई T1, जो कि हमें ईटा फाइंड आउट हो रहा है, एफिशिएंसी फाइंड आउट हो रही है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए तथा ईटा के दक्षता के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली W बाई Q1, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, LCM ले लीजिए, वी विल गेट 1 माइनस Q2 बाई Q1। बच्चों, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट T2 बाई T1 इज इक्वल टू द Q2 बाई Q1। बच्चों, इस रिलेशन का उपयोग हम न्यूमेरिकल्स करने में करेंगे। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पर हमें सोर्स का टेम्परेचर दिया गया है 227 डिग्री सी तथा सिंक का टेम्परेचर दिया गया है 127 डिग्री सी। बच्चों, साथ ही हमें सोर्स के द्वारा जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है वो हमें दी गई है 10 की पावर 4 जूल। हमें ज्ञात करना है कि एक साइकिल में कितना कार्य हुआ। कार्य का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। बच्चों, यहाँ हमें Q1 दिया गया है, Q2 हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है Q2 बाई Q1 दैट इज इक्वल टू T2 बाई T1। बच्चों, सर्वप्रथम आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर लीजिए क्योंकि यह हीट इंजन के पर डिपेंडेंट है। सो 273 आप ऐड करेंगे, 500 K मिलेगा। 127 में 273 ऐड करेंगे, हमें 400 K मिलेगा। बच्चों, T2 डिवाइड बाई T1 है, इस वजह से 400 डिवाइड बाई 500 हमने किया है। Q2 बाई Q1 का रेशियो हमें 4/5 मिल रहा है। बच्चों, Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q1 ऊपर चला जाएगा, सो 4/5 इंटू Q1। बच्चों, Q1 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। Q2 की वैल्यू आ रही है 8000 जूल।
अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस बिटवीन बोथ एनर्जीज इज ऑब्वियसली 2000 जूल। सो हमारे पास वर्क डन किया गया कार्य एक साइकिल में 2000 जूल प्राप्त हो रहा है। बच्चों, उम्मीद है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स यानी हीट का ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कुल कार्य एनर्जी का मान हीट की वैल्यू के अंतर के बराबर है। जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। पढ़ने, समझने व ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।